सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप शेफ। ठीक है, गेट एग्ज़ाम के बारे में आपने सुना ही होगा। एक प्रीमियम एग्ज़ामिनेशन है ना, जो कि हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट देता ही देता है। उसका रीज़न ये है कि गेट एक तो कंसेप्चुअल एग्ज़ामिनेशन है जिसमें आपका कंसेप्ट्स जो है उसकी बहुत अच्छे से टेस्टिंग होती है। दूसरा, ये एग्ज़ाम बेसिकली आईआईटीज़ ने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए कंडक्ट करवाई है, लेकिन सिर्फ इससे ऐसा नहीं है कि आपको एमटेक डिग्री या उसके लिए हो। इससे पीएसयूज भी मिलते हैं। पीएसयूज मिलते हैं तो मतलब आपको हायर स्टडीज़ यदि के लिए जाना है तो भी आप गेट देते हो। यदि आपको पीएसयू जो कि वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जिनका वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा होता है, तो आप वहाँ भी जाना चाहते हो और उसका पैकेजेस भी अच्छा होता है, तो आप गेट के थ्रू जाते हो। ठीक है, तो यदि हम देखा जाए तो गेट का इम्पोर्टेंस है, मतलब आपको देना ही देना है। यदि आप दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, थ्योरी क्वेश्चंस भी होते हैं एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, कम होते हैं गेट के कंपैरिजन में। बट आपको कंसेप्ट्स तो कहीं ना कहीं तो टेस्ट करने पड़ते हैं। इसीलिए लोग यदि उनको कुछ भी नहीं करना हो, मान लो उनको एडमिशन्स भी नहीं चाहिए, उनको मतलब पढ़ाई भी नहीं करना है, ना जॉब चाहिए, उसके बाद भी गेट देते हैं ताकि उनके कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। तो समझ में आ गया होगा कि गेट के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब गेट में यदि कंसेप्ट्स तगड़े करने हैं तो सबसे पहला ये होता है कि आपको जितने भी पुराने कंसेप्ट्स हैं आज तक जो आपने हर क्लास में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, उन्हें कहीं ना कहीं, क्योंकि यूज़ ऑन आने वाले हैं, तो उन्हें सही करना पड़ेगा। यदि वो नहीं पढ़े हैं या फिर गलत पढ़े हैं तो उन्हें सही करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में इसका वेटेज मात्र 2 नंबर का है, लेकिन इसका हर एक टॉपिक गोल्डन टॉपिक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूज़ आएगा। यदि आपको सोम में डाउट आ रहा है या फिर स्ट्रक्चर में डाउट आ रहा है तो वो इसलिए नहीं है कि आपको सोम का कंसेप्ट ठीक नहीं है, वो इसलिए है कि आपका मैकेनिक्स के कंसेप्ट ठीक नहीं है। आपको वेक्टर एडिशंस वगैरह, वेक्टर्स नहीं होगा ध्यान में, या फिर आपको मूवमेंट कैसे, किस एक्सिस के अबाउट कैसे लेते हैं, या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इन चीज़ों के कारण वो डाउट्स आए होंगे। तो वो सोम का डाउट नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट का डाउट है। तो हम ट्राई करेंगे कि स्टार्टिंग से ही जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करते जाएं। धीरे धीरे सारे के सारे जैसे ही हम लिस्ट में टिक करते जाएंगे कंसेप्ट्स जो भी हमारे 12th वाले हैं कि हाँ वो ठीक हो गए, फिर हम आगे के सब्जेक्ट्स जैसे सोम वगैरह उनमें बढ़ते जाएंगे और उनमें फिर हमें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। फिर उनमें जो नए कंसेप्ट आएंगे वो फिर धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें किस चीज़ की स्टडी करनी है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें स्टडी करनी है फोर्सेस की। एक बॉडी पे फोर्सेस होंगे, है ना, तो उनकी स्टडी करते हैं, है ना। तो इसमें देखो, एक बॉडी है, मान लो इस पे फोर्स लगाया हमने, F1 इधर से, F2 इधर से एंड F3 इधर से। ठीक है, ये यहाँ रेस्ट अभी ग्राउंड पे पड़ी है। सिंस यहाँ पे तीन फोर्सेस लगे हैं तो कुछ ना कुछ तो ये फोर्सेस करेंगे। अब इनमें यदि इन तीनों का रिजल्टेंट यदि 0 हो जाता है, मतलब यदि F नेट 0 हो जाता है तो ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है। मतलब बॉडी में कभी भी मूवमेंट या फिर उसका चेंज इन मूवमेंट बोले, यदि वो रेस्ट पे है और उसे चेंज करवाना है, उसे यदि वो रेस्ट पे है और उसे भगाना है, दौड़ाना है, कहीं भी मूव करवाना है, तो हमें नेट फोर्स जनरेट करवाना पड़ेगा। यदि फोर्सेस नेट फोर्स 0 है तो वो जिस भी स्टेट में होगी, यदि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रही होगी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे ही मूव करेगी, और यदि वो रेस्ट पे होगी तो रेस्ट पे होगी। मतलब उसकी स्टेट जो है, मतलब उसका एक्सेलरेशन विल बी 0, है ना।
तो हमारे पास बॉडी के दो टाइप के स्टेट हो गई, एक तो या तो वो स्टेबल स्टैटिक स्टेट में होगी या फिर मूवमेंट स्टेट में होगी। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो दो ब्रांचेस हैं कौन कौन सी है? मैकेनिक्स में एक तो हो गया हमारा स्टैटिक, एक हो गया डायनामिक्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ, स्टैटिक में रेस्ट पे है, यहां पे मोशन में है। ठीक है, समझ में आया? रेस्ट पे है किस कारण से? क्योंकि एफ नेट 0 है। यदि वो रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे रहेगी, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे थी तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे रहेगी। और डायनामिक्स में हमारा ये मोशन करेगा, है ना, तो जब भी ये मोशन करेगा तो उसे डायनामिक्स के अंडर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, डायनामिक्स में भी हमारे पास दो ब्रांचेस आ जाती है, एक होती है काइनेमेटिक्स, एक होती है काइनेटिक्स। यदि हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं एंड हमें मास, बॉडी का मास उसको कंसिडर नहीं कर रहे, मतलब हम उसे एज ए पॉइंट मान के चल रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट, या फिर मासलेस तो नहीं बोलेंगे उसको, या फिर हम बोलेंगे कि हमें मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है कैलकुलेशन में, तो उसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या? नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मास, यहां पे मासेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब हमें एक्सेलरेशन वगैरह हम जब इसके कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहां पे मास का इन्वॉल्वमेंट है, इज इन्वॉल्व, है ना। तो दो ब्रांचेस, इसीलिए बाइफर्केशन हो गया, मतलब यहां पे एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इस टाइप से यहां। ठीक है, तो ये एक जो ओवरव्यू है मैकेनिक्स का, जनरली ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, क्योंकि आईआईटीज में आप जब गेट क्लियर करते हो, आपकी रैंक या फिर आपका स्कोर आईआईटीज के कॉल के बराबर आ जाता है, मतलब जिस रेंज में वो कॉल मतलब बुलाते हैं आपको इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, तो फिर आपको जाना पड़ता है, आप इंटरव्यूज़ देते हो वहाँ पे। तो हो सकता है कि वहाँ पे कभी उनका मन हुआ बेसिक से पूछने का, तो वो ये डिफरेंट पूछ सकते हैं कि काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स और इनमें क्या अंतर है। ठीक है, अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक ऐसा चैप्टर जिसे सबको डर लगता है, इवन मुझे भी, जब मैंने पढ़ा था पता नहीं क्यों एक ऐसा डर लग जाता है उससे, जैसे ही हम उसकी फर्स्ट क्लास अटेंड करते हैं तो वहीं से डर बैठ जाता है, क्योंकि वो चीज अचानक से आती है। कौन सा है चैप्टर? वेक्टर कैलकुलस। इस चैप्टर में क्या होता है कि आपके पास पहले कुछ भी फिजिकल क्वांटिटीज होती थी जिनमें हम बस बातें करते थे कि उसका मैग्नीट्यूड इतना है, या फिर हम मास जिसे बोलते हैं मास कि ये 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, या फिर हम बोलते थे डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे चलता था। लेकिन फिर अचानक से एक नया मोड आता है इन चीज़ों में, और आता है हमारा वेलोसिटी या फिर होता है फोर्सेस, तो वहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाता है एंड डायरेक्शन भी आ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड, जो स्पीड है, हम स्पीड बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था, लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड उसकी एक डायरेक्शन भी होगी कि ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ चीज़ें आ जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको हम समझने के लिए, मैथमेटिकल फॉर्मुलेट करने के लिए हम जब उसे करते हैं वेक्टर्स को, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे आप जैसे ही आई कैप जे कैप आते हैं तो बच्चों के क्या उड़ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें यही देखेंगे क्या कि उससे पहले ये देखो
कि आज से हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो ऐसा होगा, ये हमारा एक्स डायरेक्शन होगा। एक्स डायरेक्शन समझ में आया? जैसे मैं ये मूव कर रहा हूँ, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इसके अलोंग ये हमारा वाई है। यदि मैं ऊपर डाउन मूव करूँगा तो ये वाई डायरेक्शन में, और यदि मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ तो ये हमारा हो गया जेड डायरेक्शन। समझ में आया? 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिख गई आपको, एक्स, वाई एंड ये जेड। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका सॉम में, स्ट्रक्चर में, हर जगह चलता रहेगा। ठीक है, ओके। तो अब देखो, इसको मैंने ड्रॉ किया बड़ा सा, ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ले लिया कहीं पे ऐसा। अभी यहाँ पे बोर्ड पे दिखाऊंगा तो वो एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन यदि ये मैं हवा में पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है वो, ये पॉइंट, तो ये कहाँ दिखेगा? कहाँ दिखेगा ये? हवा में मुझे इसको रिप्रेजेंट करना तो मैं कैसे करूँगा? इसलिए उसका मैं प्रोजेक्शन बता देता हूँ कि ये हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, है ना, पॉइंट है हमारा ए पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x1, y1 एंड z1। ठीक है, ये होगा। यदि इसका ओरिजिन से, ये ओरिजिन है O, इससे यदि इसका मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो क्या होगा? यदि मैं उसको 2D में बताऊं, सबसे पहले यदि मैं 2D में बताऊं तो हमारे पास एक पॉइंट है, ये कौन सा, 3,4, मतलब हमारा x जो है, x डायरेक्शन में उसकी जो डिस्टेंस है वो है 3 एंड यहाँ पे है 4। ठीक है, तो हमने सिंपली ये विदाउट वेक्टर और एनीथिंग दिमाग में लाए, पहले ही हमने ये कैलकुलेट किया था कि ये हो गया हमारा क्या, पाइथागोरस थ्योरम से कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो यदि मैं इस वेक्टर को यदि मैं रिप्रेजेंट करूं तो हमारा ये जो वेक्टर है, मान लो ये 0,a, तो ओ ए वेक्टर जो है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि उसका x तरफ, x में उसका प्रोजेक्शन, या फिर कहें कि x में उसका इन्फ्लुएंस है 3 का। इन्फ्लुएंस समझ रहे हो कि x डायरेक्शन में उसका इन्फ्लुएंस, वो x डायरेक्शन को 3 में इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वो x डायरेक्शन है, इसलिए मैंने आई कैप लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि ये x डायरेक्शन है, प्लस 4 जे कैप, मतलब y डायरेक्शन में उसका इन्फ्लुएंस। हमने देखा कि यदि इसका मैं कंपोनेंट लेता हूं तो मेरा 3 आता है x डायरेक्शन में एंड 4 आता है y डायरेक्शन में। तो इसमें से ये पता चलता है कि इस वेक्टर का इन्फ्लुएंस x डायरेक्शन में 3 का है। आई कैप इसलिए लिख दिया है क्योंकि हमें पता चल जाए कि ये नोटेशन है कि ये x डायरेक्शन की बात कर रहा है। यदि 3 आई कैप लिखा है तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, ये 3 x डायरेक्शन का है, और 4 जे कैप मतलब वो 4 y डायरेक्शन का है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम यदि मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए निकालते थे तो हम सीधा क्या करते थे, हमें 5 आएगा, कैसे कि ये और इनका स्क्वायर ले लो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, या फिर हम कहें कि पाइथागोरस थ्योरम से हमारा 5 आ जाएगा। तो इसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड है 5 का, जो कि हमने यहां से फाइंड किया है। इसके 2 कंपोनेंट है x और y डायरेक्शन में, जो कि यहां से दिख जाते हैं। इसके पास एक एंगल है, डायरेक्शन जिसे बोलते हैं अल्फा, और यदि हम tan अल्फा लें, क्या लेंगे हम, tan ऑफ अल्फा, तो वो हो जाएगा हमारा ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस, जो कि है 4/3। ठीक है, तो इससे हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पता चल गई। ये 2D में बताया है, यदि ये 3D में होगा तो कोई गजब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेम है, वहां पे ये वेक्टर है ना। ठीक है, तो यदि इस पॉइंट को यदि मैं रिप्रेजेंट करूं ए को, तो ये हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। मतलब मैंने इसको ओरिजिन से
इसको रिप्रेजेंट किया है, तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हमने अभी उसको ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया। वैसे ही यदि मैं इसको एक पॉइंट लिया बी, क्या ले लिया हमने पॉइंट बी, क्या हो गया वो x2 y2 एंड z2, ठीक है। उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर बताओ, जल्दी से बोलो, मुंह खोलो थोड़ा सा, बताओ। बिल्कुल सही, यही है, ठीक है, ये हो गया। अब यदि मुझे एक वेक्टर ए बी फाइंड करना है, ए बी जो कि जिसकी डायरेक्शन ये है, क्या है, ये एरो दिख रहा है, एरो है ना, तो इसकी डायरेक्शन ये है। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इन कोऑर्डिनेट्स का आपस में डिफरेंस ले लेना है और हमें ये वेक्टर मिल जाएगा। तो हमारा वेक्टर बी ए बी वेक्टर विल बी, ए टू बी है ना, पॉइंट देखो, ए से बी, ए बी वेक्टर विल बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यदि नहीं दिख रहा हो तो बताना, है ना, हालांकि मैंने बोल दिया है तो हो सकता है यदि नहीं दिख रहा हो तो मैं एक सेकेंड लिख देता हूं ए बी को ऊपर। ये जो हमारा ए बी वेक्टर है क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यदि ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें इन तीनों का स्क्वायर करना होगा। कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यदि मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड बोला है, तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लेंगे और उसकी डायरेक्शन हमें उसका एंगल निकाल के मिल जाएगी, ठीक है। अब यदि ये मैंने वेक्टर क्वांटिटी बोला है तो ये कौन सी क्वांटिटी का बोला होगा, एनी फोर्सेस होगा, वेलोसिटी होगा, सबके लिए वैलिड है ना, तो डरना नहीं है। दूसरा ये कि ये तब तक बुरा नहीं मानेगा जब तक आप इसके मैग्नीट्यूड या इसकी डायरेक्शन से छेड़खानी नहीं करते हो। यदि इसकी मैग्नीट्यूड से छेड़खानी नहीं किया है, डायरेक्शन से छेड़खानी नहीं किया है, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं इसको उठा के यहां पटक दूं, इसकी डायरेक्शन सेम रखूं, इसको मैंने उठा के ऐसा पटक दिया, इसकी डायरेक्शन जो भी है वही रखी है, मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है क्या, थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने बोला है कि मेरे मैग्नीट्यूड से आपने छेड़खानी की, तो हम बोलेंगे नहीं की, मेरी डायरेक्शन से आपने छेड़खानी की, नहीं की, तो कोई दिक्कत नहीं है उसे, ठीक है। तो अब डरना नहीं है, क्योंकि उसने ही सब कुछ अलाउ कर दिया, ठीक है। तो मैं लिखवाता हूं पूरा वेक्टर का अब, ठीक है। तो आप लिखेंगे वेक्टर कैलकुलस, हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें स्टार्ट लिखो पहले कि वेक्टर इज ए, फिर ये बनाना, पहले क्या लिखेंगे आप, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं, व्हाट इज वेक्टर। स्केलर सबको पता है ना, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी which is having magnitude as well as direction, and it should obey triangle law of vector addition, ठीक है। एक और कंडीशन यही है कि आपका जो वेक्टर्स हैं वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करने चाहिए, वो हम देखेंगे, ठीक है। नोट लिख लो कि
कि सम फिजिकल क्वांटिटीज have both magnitude as well as directions, but they are not obeying triangle law of vector addition. ठीक है, अब ये डायग्राम बना सकते हो। इसमें लिखना है ए और बी क्या है, पोजीशन वेक्टर। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर। पहले ये 2D वाला बना लो, छोटा सा है विथ एग्जांपल, या फिर आप ये बना लो और उसके बाद 2D में एग्जांपल ले लेना, कुछ भी आपकी मर्जी के हिसाब से, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट मैंने क्वांटिटीज भी लिख दी, ये जनरल है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कहाँ से आया हमारा, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, जब तक पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे सब। हैंडआउट का पहला क्वेश्चन है, पढ़ो जल्दी। कि two forces F1 and F2 of magnitude 10 and 20 Newton respectively act in direction of 30 degree and 60 degree from the horizontal as shown in the figure. Determine the resultant force, magnitude and direction from the horizontal. हमारे पास एक बॉडी है, उसमें लगा है एक 10 न्यूटन का, जो कि है 30 डिग्री पे लगा है, और एक है 20 न्यूटन का जो कि 60 डिग्री पे लगा है, 60 डिग्री पे लगा है ना। तो इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, कर लेंगे। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप इसको रिजोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यदि ये जो 20 का इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एंगल की डायरेक्शन में cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 20 cos ऑफ 60, एंड जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा 20 sin ऑफ 60। सबको पता है ना डिग्री। वैसे ही इसका एंगल की तरफ हो जाएगा 10 cos ऑफ 30 एंड 10 sin ऑफ 30। ये सब ने देखा ही होगा और ये हम करते ही आए हैं हमेशा से। ठीक है, तो फिर आपके पास इन दोनों को ऐड करोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका मिल जाएगा कंपोनेंट, और ये दोनों को ऐड करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम करते ही आए थे। और इसमें कॉस, जहाँ जो थीटा है जो पास है वो कॉस है, ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो ये देखो कि एक और तरीका क्या हो सकता है, यदि हम वेक्टर के थ्रू देखें। यहाँ पे इन्होंने एरो दे रखा है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इन्होंने थीटा दे रखा है, तो इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, ये हमारा 10 30 डिग्री। ठीक है, मैंने बोला था कि इसको कहीं से भी उठा के पटक कर दो, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमने ये यहाँ रख दिया। क्या कर दिया, ये यहाँ रख दिया इसको। तो इसने बोला कि जब तक मेरी क्या चेंज नहीं किया आपने, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, तो तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों हमने यहाँ पर रख दिए।
अब हमें पता है हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या करते थे, यदि हमारा वेक्टर यहाँ से पास होके ऐसे यदि उसका एक का टेल एंड हेड में मिल रहा है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये होगा। देखो आराम से, ठीक है, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मैं रिजल्टेंट वेक्टर को मैं और यहाँ पे उसका एंगल होगा अल्फा, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ये होगा एंड ऊपर की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो हमारा ये देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ सिंपल है लेकिन हर बार ऐसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का ये हो जाएगा 10 cos ऑफ 30 और ये हो जाएगा 20 क्योंकि ये 20 का था और cos ऑफ 60, ये हो जाएगा हमारा 10 sin ऑफ 30 और ये हो जाएगा 10 cos ऑफ sin ऑफ 60, ठीक है। इनकी वैल्यूज निकालना और यहाँ पे बताओ इनकी वैल्यूज ऐड करके बताओ मुझे, मेरे पास तो लिखी है, आप लोग ऐड करके बताओ मुझे। तो ये जो वेक्टर बनेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये बनेगा इस डायरेक्शन में आएगा 20 पॉइंट, कहाँ गया, 22.32 एंड यहाँ पे आ जाएगा 18.66, ठीक है। ये हो गया अल्फा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो उसका रिजल्टेंट आ जाएगा 29.09, ये हो जाएगा 29.09 न्यूटन, जो कि इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन के लिए अल्फा। तो tan अल्फा विल बी 22.32 डिवाइडेड बाई 18.66 और हमारा अल्फा मिल जाएगा 50.10 डिग्री, ठीक है। तो हो गया हमारा ये वेक्टर का ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आया इसमें क्या हुआ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसे करना है। तो मैं अपन अगली क्लास में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ देखेंगे, है ना। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।